अब है तुम्हारा प्रश्न है। प्रणाम बिलविड मैत्रेय। मुझे मैत्रेय शब्द बहुत अच्छा लगता है। जैसे आपने एक ऑडियो संदेश में कहा था कि मित्र बड़ा ही दुर्लभ है। आपसे प्रश्न पूछना अच्छा लगता है और सुनना। वाकई में निश्चल प्रेम का अनुभव करता हूँ। मेरा प्रश्न है आज का, आप विपरीत परिस्थितियों में शांत कैसे रहते हैं? अभय, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण शांति से सुनो। उस शांति से जहाँ विचारों का आना जाना न हो, तो तुम्हें सुनते वक्त तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। मैत्रेय मित्र बहुत ही गहरा शब्द है और बहुत ही गहरी ऊर्जा है उसकी। अभी तक जो सही सही शिक्षा थी वो मित्र के रूप में ही दी गई, मित्रता के रूप में ही। और जो गलत शिक्षा थी वो अथॉरिटी के रूप में मनुष्य के ऊपर थोपी गई। इसलिए मनुष्य चेंज नहीं हो पाया, क्योंकि चेंज प्रेम करता है। चेंज तुम्हारे प्रयास से नहीं होता। चेंज तभी आती है जब प्रेम की ऊर्जा तुम्हारी चेतना में प्रवेश करे और तुम्हारी पूरी चेतना को बदल डाले। क्योंकि प्रेम की ऊर्जा विराट है, असीमित है, अनंत है, समय में नहीं है, विचारों से नहीं आती। मित्र आया है मीत से। मीत का अर्थ है प्रेम, सहयोगी और स्वतंत्रता। प्रेम और स्वतंत्रता मित्रता का सुगंध है, संबंध है। मित्रता तभी आती है जब दोनों तरफ से स्वतंत्र हो मनुष्य। उसी स्वतंत्रता के बीच में सही का संबंध स्थापित होता है, जिसे मित्रता कहते हैं, दोनों तरफ से। वहाँ हायरार्की नहीं है, छोटा बड़ा, सुपीरियर इन्फीरियर, ज्ञानी अज्ञानी, धनी या गरीब, एनलाइटेंड और अनएनलाइटेंड, शिष्य और गुरु। ऐसी डुअलिटीज, विपरीत चीज़ें नहीं होती। मित्रता का सही अर्थ है एक ही लयबद्ध, एक ही दिशा में, एक ही इंटरेस्ट और एक ही पैशन और ऊर्जा और वाइटलिटी के साथ जब दो मित्र, दो से मतलब कई भी हो सकते हैं, हजारों करोड़ों, जब इस फ्रिक्वेंसी के साथ मिलते हैं तो वहाँ मित्रता का विस्फोट है। इसलिए तुमने लिखा है निश्चल प्रेम, वही है निश्चल प्रेम। क्योंकि दोनों तरफ से ऊर्जा एक ही
फ्रिक्वेंसी की है, एक ही वेवलेंथ है, उसका एक ही म्यूज़िक है और एक ही पैशन और एक ही दिशा है, एक ही इंटरेस्ट है। इसको बोलते हैं मनोविज्ञान की लयबद्धता। मनुष्य शरीर के तल पर तो मिलता है मनुष्य दूसरे मनुष्य से, लेकिन मनोविज्ञान के तल पर मनुष्य का मिलन कभी नहीं हो पाता, क्योंकि हर मनुष्य खुद में एक केंद्र है और वो अपनी वासनाओं को परस्यूट करता है, अपनी वासनाओं को जीने के लिए हर प्रयत्न करता है। और दूसरा मनुष्य, उसकी अपनी वासनाएं, वो उसकी पूरी इच्छाएं करना चाहता है। इसलिए दो मनुष्य इसलिए मिलते हैं, समाज का जो संबंध है, परिवार का, कि तुम एक दूसरों की इच्छाएं पूरी करो। और अगर नहीं कर पाए तो संबंधों में कड़वाहट, संबंधों से दूर जाना, डाइवोर्स लेना, या फिर एक दूसरे के शत्रु हो जाना, बात न करना, अलगाव हो जाना, ये हो रहा है अभी। तुम देखो इसे हर समय। इनको अगर तुमने समझा और समझ के साथ ही ये सब चीज़ें राख हो जाएंगी जलकर। वही मित्रता का जन्म है, जिसे संपूर्ण स्वतंत्रता कहते हैं। वही है फ्रीडम। फ्रीडम, स्वतंत्रता तो पहला कदम है, होना ही चाहिए। पहला कदम स्वतंत्रता से ही निकलना चाहिए, नहीं तो सम्मत नहीं बन सकता। इसलिए बुद्ध भी मित्र थे और मैं भी मित्र हूँ, क्योंकि मनुष्य बहुत ही दुख में है। अगर उसके ऊपर अथॉरिटी थोपी जाए, उसका वजन रखा जाए, तो मनुष्य उस अथॉरिटी, स्पिरिचुअल अथॉरिटी से दबकर मर जाएगा, क्योंकि वो तो वैसे ही परेशान है, वैसे ही कलह में है, परिवार के संबंधों में, मित्रों के बीच, समाज में, जॉब में, हर जगह मनुष्य फ्रिक्शन में है, दबाव में है, प्रेशर में है, डर में है, मोह में है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि खो जाए उसका संबंध। इसलिए प्रेशर में है। इसलिए शिक्षक, टीचर जागा हुआ, उसे ये सब दिखता है। उसकी करुणा तुम्हें मित्रता का आमंत्रण देती है, जिससे कि तुम्हारे घाव धुल जाएं, तुम्हारे घाव भर जाएं, और तुम्हारा ब्रेन जो डैमेज हो चुका है फिर से रिजुविनेट हो जाए, फिर से रीजनरेट हो जाए, फिर से इलेक्ट्रीफाइड हो जाए, फिर से एनर्जेटिक हो जाए, फिर से ऊर्जा से भर जाए और डैमेज भी रिपेयर हो जाए। इसलिए मित्रता का आमंत्रण करुणा का एक रूप है, करुणा का एक्शन है। सही में शिक्षक बहुत ही रेयर होते हैं। कभी हजारों सालों में जब मनुष्य के आंसू की झील भर जाती है, आंसू से मतलब दुख, तब उस अंधकार में
टीचर का अवतरण है, मैनिफेस्टेशन है, आना है। तुम्हारे आंसुओं से भरी झील जो सभी मनुष्य जाति के दुख से भर जाती है, जिसे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहता हूँ, वह जब भर जाती है रिजर्वायर के रूप में, उस समय मानव की चेतना बहुत ही सफरिंग से गुजरती है, अनंत सफरिंग, दुख, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों के तल पर। उस समय करुणा के कारण शिक्षा उस व्यक्ति के अंदर, उस व्यक्ति को यूज़ करती है जो व्यक्ति स्वच्छ और समय के उस पार चला गया हो, जिसने अपनी सभी वासनाएं, मोह, भय, घृणा का अंत कर दिया हो। वह प्लेटफॉर्म बन जाता है उस इटर्नल शिक्षा का, जो डायरेक्ट सत्य से आती है। सत्य शिक्षा के रूप में उस व्यक्ति का उपयोग करता है, जिससे कि मनुष्य की भरी हुई झील, दुखों से भरी हुई झील, दुखों से भरी हुई नदी, वहाँ कुछ मनुष्यों को निकाला जा सके। इसलिए ऐसा व्यक्ति करुणा के कारण ही है, इसलिए वह तुम्हारे ऊपर अपना बोझ अथॉरिटी के रूप में थोप ही नहीं सकता। इट इज़ इम्पॉसिबल। और जो भी करता है सोचना कि ये आदमी शिक्षा नहीं है, ढोंगी है, भ्रष्ट है, फोनी है, और हमेशा सोचना शिक्षक बहुत रेयर ऑफ रेयर है। इसलिए मैत्रेय तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा ही, क्योंकि बहुत गहरा है। एक ऑडियो संदेश में कहा था कि मित्र बड़ा ही दुर्लभ है। इसलिए दुर्लभ है क्योंकि मित्र होना एक ऐसा फूल है इस पृथ्वी में जो दुर्लभ खिलता है। होना तो ये चाहिए कि ऐसा फूल हर एक कोने में हो, हर एक फैमिली में हो, हर समाज में हो, हर जगह हो। तभी तो नए कल्चर को, नई सोसाइटी को जन्म दिया जा सकता है। नहीं तो ये सड़ी गली मरी कुटी हुई समाज और संस्कृति और ट्रेडिशन, ये इसने तो सिर्फ हिंसा को जन्म दिया है और घृणा को जन्म दिया है, प्रतिस्पर्धा और कंपटीशन को जन्म दिया है। प्रेम को नहीं दे सकती यह कल्चर और संस्कृति, क्योंकि उसके लिए इस फूल का खिलना बहुत आवश्यकता है, जिसे मित्र मैत्रेय का मैंने अभी तुम्हें अर्थ समझाया। ये अर्थ नहीं है, ये एक हकीकत है, ये एक फैक्ट है। ये
सिर्फ शब्द नहीं है। मैत्रेय एक एनर्जी है, बहुत ही गहरी। इसलिए बड़ा दुर्लभ हो गया है मित्र का होना। और जब मित्र नहीं है तो वहाँ दुश्मनी दुश्मन एक दूसरे के डिक्टेटर्स के रूप में चारों तरफ बैठे हुए हैं डिक्टेटर्स। तुमने देखा हो अभी जो युद्ध चल रहे हैं, अभी अभी ओले गिरना शुरू हो गए हैं तुम्हें, और बहुत बड़ा तूफान आया है। बाहर ओले गिर रहे हैं, बारिश और धुआं उठ रहा है, बहुत ही तेज हवाएं शुरू हो गई हैं। ऐसी परिस्थितियों में तुमने कभी पूछा कि पक्षी इतनी खतरनाक परिस्थिति में कैसे वहाँ इसका सामना करते हैं, खड़े हो जाते हैं? तुम सुन रहे होगे ओले गिरने की आवाज़ अभी खिड़कियों में। यहाँ चारों तरफ खिड़कियाँ खुली रहती हैं जिससे मैं देख सकूं, और आग जलती रहती है मेरे सिटिंग रूम में। आग की धुनी जलती रहती है। और इस एकांत में बैठना मुझे बहुत पसंद है, जहाँ किसी की उपस्थिति ना हो, मनुष्य की। और वो पर्टिकुलरली शाम को मैं बहुत एकांत पसंद करता हूँ। आपसे प्रश्न पूछना अच्छा लगता है और सुनना भी। बाकी मैं निश्चल प्रेम का अनुभव करता हूँ, क्योंकि प्रेम ही प्रश्न है और प्रश्न ही प्रेम है। क्योंकि प्रेम की ऊर्जा प्रश्न को जन्म देती है। उस मनुष्य की चेतना में अगर प्रश्न नहीं उठा तो सोचना वहाँ प्रेम नहीं है। मरा हुआ व्यक्ति, थका हुआ व्यक्ति प्रश्न कैसे पूछ सकता है, पूछता है? तुमने कभी देखा है? क्या तुमने कभी ऑब्जर्व किया कि बच्चे क्यों पूछते हैं प्रश्न? हर सवाल का उत्तर जानना चाहते हैं। कि तुमने देखा होगा छोटे बच्चे हमेशा पूछते हैं व्हाई, क्यों? क्यों निकलता है चंद्रमा या सूरज? क्यों है तारे? और मेरा जन्म कैसे हुआ? ये बच्चे पूछते हैं कि नहीं? उसके बाद उनके प्रश्न सब खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रेम फिर समाज खत्म कर देता है। इसलिए बच्चों में जब तक प्रेम है, जब तक बहुत प्रश्न हैं, आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन बूढ़ा हो गया, फिर भी उसका ब्रेन, मस्तिष्क बहुत यंग था, बच्चों की तरह। उसके मरने के पहले किसी ने प्रश्न किया कि आपने इस उम्र में भी इतनी इंटरेस्ट कैसे है, आप इतना इन्वॉल्व कैसे रहते हैं जीवन में, और उतनी ही उत्सुकता और उतनी ही इन्वॉल्वमेंट है आपकी जितनी कि बचपन में थी। तो आइंस्टाइन ने कहा कि जब मैं छोटा था तो मैं हर किसी चीज़ पर प्रश्न करता था।
क्वेश्चन एवरीथिंग, और क्वेश्चन पर्टिकुलरली ऑन अथॉरिटी के ऊपर भी क्वेश्चन करो। आइंस्टाइन ने कहा, बचपन से अभी तक मैंने कभी भी प्रश्न पूछना नहीं छोड़ा, क्वेश्चन करना। और आज जब मैं और भी ओल्ड हो गया हूँ, बूढ़ा, तो और भी क्वेश्चन पूछता हूँ। जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे पहले उठते ही मैं क्वेश्चन करता हूँ। इसलिए मेरा ब्रेन यंग है, वाइटल है, फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ यूथ है, यौवन से भरा है। मेरा शरीर जरूर ओल्ड हो रहा है, क्योंकि शरीर का स्वभाव ही थकना है और बूढ़ा होना है, ओल्ड होना है और डिटोरिएट होना है और मर जाना है। ये शरीर का स्वभाव है। लेकिन ब्रेन अगर रोज ही उसका प्रश्नों से उसकी धुलाई हो, अगर मनुष्य की ब्रेन को प्रश्नों के रूप में भोजन प्राप्त हो, नरिशमेंट हो, तो वह उसके ब्रेन सेल्स हैं जो बिलियंस की संख्या में हैं, वह मरते नहीं हैं, वह और भी युवा होते जाते हैं। उस क्षण जब मनुष्य मृत्यु को उपलब्ध होता है, उस क्षण भी वह ब्रेन उतना ही यंग और एनर्जेटिक होता है और जागा हुआ रहता है जितना कि जन्म के समय था। बुद्ध का ब्रेन 100% जागा हुआ उस समय जब मोमेंट ऑफ डेथ, उस समय जब शरीर मर रहा है, उस समय भी ब्रेन उतना ही उत्सुक है, फुल ऑफ क्यूरियोसिटी और वाइटलिटी, अंडरस्टैंडिंग, फुल ऑफ करुणा और प्रेम। इसलिए बुद्ध ने मरने के पहले कुछ ही मिनट पहले पूछा कि अब कोई तुम्हारा क्वेश्चन है तो अभी पूछ लो, नहीं तो ऐसा मत कहना कि बुद्ध ने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। ये सिर्फ करुणा का ही एक्शन है। उनकी करुणा के सामने अभी तक कोई भी नहीं इस बैठ पाता। वही उनका मेन कैरेक्टरिस्टिक था, इसलिए वो नोबल थे। एरिस्टोक्रेट का मतलब ही यही होता है। इसलिए जब तुम्हारी चेतना प्रेम से भरती है तो प्रश्नों का जन्म होता है, क्योंकि प्रश्न एक गति देते हैं तुम्हारी चेतना में। उस गति से ही फ्रेशनेस रहती है। और जब गति ना हो, जैसे कि पानी में गति ना हो तो पानी सड़ जाएगा, रुक जाएगा। इसलिए तुमने देखा होगा नदी में एक गति है, इसलिए पानी निरंतर बहता है, करंट है, उसमें मोमेंटम है, वह देता है बहाव नदी को एक स्वच्छ और क्लीननेस। ऐसे ही प्रश्न तुम्हारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। अगर मनुष्य जाति ने प्रेम किया तो प्रश्न आएंगे ही, और वो प्रश्न ही तुम्हारी यात्रा है।
बिना प्रश्न की यात्रा सोचना कि ये आदमी मैकेनिक है, रूटीन में जीता है, चाहे वो कितना भी ध्यान प्रार्थना करे, वह सब व्यर्थ ही नहीं बल्कि खतरनाक है, क्योंकि उसमें बहाव नहीं है। वह सिर्फ रिपीटेशन है डेली एक ही किसी विधि क्रिया का, जो बहुत ही खतरनाक है। तुम्हारा ध्यान कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए दूसरे दिन, क्योंकि हर सूरज का उगना रिपीटेशन नहीं है। कल के सूरज के उगने से हर पल एक नया सूरज है, हर पल एक नया पत्ता है, एक नई घास है। इस ब्रह्मांड में कुछ रिपीटेशन नहीं हो रहा है, लेकिन सिर्फ मनुष्य के मस्तिष्क में, ब्रेन में रिपीटेशन हो रहा है। इसलिए मनुष्य मर चुका है मनोविज्ञान के तल पर। तो वह बिल्कुल इनसेंसिटिव है, मरा हुआ है, मैकेनिकल है। प्रश्न का होना प्रेम का संदेश है। प्रेम का संदेश प्रश्न है। प्रश्न से ही संबंधों का निर्माण है। तुमने पूछा है, मुझे मैत्र शब्द बहुत अच्छा लगता है। और ये दुर्लभ हो गया है मित्र। इसलिए दुर्लभ हो गया है क्योंकि मनुष्य स्टेब्लिश हो गया है। उसने पकड़ लिया है एक कोना, और उस कोने में ही वो जीता मरता है, उठता बैठता है संबंधों में, हर कुछ। उस कोने को बोलते हैं विचार का कोना। तुम इस कोने को छोड़ दो और तो तुम पैलेस में रहना शुरू कर दोगे। पैलेस, तुम रहते हो एक छोटी सी कोने में, जबकि पूरा पैलेस, महल तुम्हारे लिए उपलब्ध है। कभी उन कक्षों में जाओ जो खाली है, उस महल में रहो जो तुम्हारे ब्रेन में उपस्थित है। इसलिए स्वयं को जानना पहला कदम है, फर्स्ट स्टेप है। अभय, तुम पूछते हो, मेरा प्रश्न है आज का आपसे, आप विपरीत परिस्थितियों में शांत कैसे रहते हैं? जब अंदर का विरोधाभास, विपरीत खत्म हो जाए, तो वहाँ क्या बचता है? विपरीतता, विरोधाभासी ही अशांति है। कॉन्ट्राडिक्शन ही अशांति है। यह ब्रह्मांड शुरू से ही, वहाँ कोई भी विपरीत नहीं है। विपरीत जैसी कोई चीज ही नहीं है यहाँ। कॉन्ट्राडिक्शन तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही नहीं है।
जो है वो तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं। जैसे कि रात है तो रात है, दिन है तो दिन है, वहाँ कंट्राडिक्शन नहीं है, ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है। विपरीतता तो मनुष्य ने बना दी है। जैसे कि वायलेंस है, वायलेंस उसका कोई विपरीत शब्द नहीं है। नॉन वायलेंस तो मनुष्य ने की वासना ने बना दिया, क्योंकि जो वायलेंस है वो एक फैक्ट है कि मनुष्य वायलेंट है, आक्रामक है। और जो वायलेंस उसकी जो दुख है, उससे भागने से ही उसने नॉन वायलेंट का जन्म दिया। वह एक आइडियोलॉजी है, नहीं तो यहाँ फैक्ट्स हैं। अगर तुम्हारा वायलेंस हिंसा का अंत हो जाए तो वहाँ नॉन वायलेंस भी नहीं बचता, फिर वहाँ सिर्फ शांति है। ठीक है ना? इसलिए प्रेम का कोई विपरीत शब्द नहीं है, घृणा प्रेम के विपरीत नहीं है। ये दोनों अलग अलग ऊर्जाएं हैं। प्रेम की ऊर्जा और घृणा ये दोनों फैक्ट हैं, इनका कोई संबंध नहीं है। यहाँ कुछ विपरीत नहीं है, यहाँ सिर्फ फैक्ट्स हैं। विपरीत तुम पैदा करते हो अपनी अज्ञानता से। जैसे कि अगर कोई मनुष्य झूठ बोल रहा है, अगर वह उसको कोई विपरीत फैक्टर उसमें ना पैदा करे तो वह एक फैक्ट है कि झूठ बोल रहा है, फिनिश्ड, खत्म हो गया काम। लेकिन जब वह आदमी विपरीत ऊर्जा पैदा कर देता है कि हाँ मैं झूठ तो बोलता हूँ लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ झूठ, जब तुम कारण देते हो कि इसलिए झूठ बोल रहा हूँ, या फिर तुम कहते हो कि एक दिन मैं सही बोलूँगा, आज तो झूठ बोल रहा हूँ लेकिन कल सही बोलूँगा, तो तुमने एक सही मतलब सत्य का जन्म दे दिया जो कि है ही नहीं। अगर कोई मनुष्य फैक्ट में रुक जाए, जो फैक्ट है, तो वह फैक्ट में रुकना शांति का जन्म है, और वो फैक्ट फिर खत्म हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। अगर तुम हिंसा में रुक गए, अगर अशांति में रुक गए और तुमने शांति की कोई अपोजिट एनर्जी वहाँ ना पैदा की, जैसे कि अगर तुम अशांत हो तो अगर कोई तुमने रीज़न नहीं दिया उसका कि इसलिए अशांत हो, कि उसने मुझे बहुत ही कठोर शब्द कहे या गाली दी इसलिए अशांत हूँ, या उसने मेरा चीज़ें चुरा ली, या उसने मुझे हर्ट कर दिया इसलिए अशांत हूँ, या उसने मुझे धोखा दिया इसलिए अशांत हूँ, तो फिर तुम जो अशांति की जो तुम्हारी एनर्जी ऊर्जा है उसे तुम नहीं देख पाओगे, क्योंकि तुमने दोष तुम्हारी अशांति का दोष तुमने रीजन कारण किसी दूसरे पर थोप दिया, तो शिफ्ट हो गया, तुम्हारी अशांति शिफ्ट हो गई। जैसे ही अशांति शिफ्ट हुई वह एक अलग रूप ले लेगी, विपरीत, और दो विपरीत ने जैसे ही जन्म लिया फिर वो अशांति कभी भी नहीं जा सकती, करोड़ों वर्षों अनंत वर्षों तक नहीं जा सकती, क्योंकि तुमने एक विपरीत उसके खिलाफ एक
विपरीत शक्ति खड़ी कर दी। और अगर तुमने ये सब नहीं किया, इसे बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही गहरे में। शिक्षा तुम्हें कहती है कि तुम जब अशांत हो तो तुम विपरीत एनर्जी का जन्म मत दो, तुम उस अशांति में खड़े हो जाओ अडिग होकर। क्या होगा? अशांति में खड़ा होना, पहली बात तो तुम्हें स्थिरता देगी और तुम्हारा अशांति से परिचय होगा पूर्णता से, क्योंकि वहाँ कोई दूसरी तुम्हारी अशांति बटी हुई नहीं है दो दिशाओं में, उसके विपरीत कोई ऊर्जा नहीं है। अब इसी को बोलते हैं सही का ध्यान का आरंभ। ध्यान ये नहीं है तुम कुछ करते हो ये मूर्खताएं। ध्यान सुप्रीम इंटेलिजेंस है। ध्यान का मतलब है ये जो सुप्रीम इंटेलिजेंस है उसका उस समय एक्शन में होना। और वो एक्शन में होना है जब अशांत हो तो शांति की तलाश में मत करना, नहीं तो बढ़ जाएगी तुम्हारी अशांति। फिर किस में बढ़ जाएगी? दो दिशाओं में, शांति में और अशांति में। फैक्ट है कि तुम अशांत हो तो तुम भागोगे उस अशांति से शांति की तरफ, तो वो भागना ही बट जाना है। डुअलिटी है, फ्रेगमेंटेशन है, करप्शन है, विपरीत परिस्थितियों को जन्म देना है। ध्यान का सही एक्शन है उस अशांति में खड़े हो जाना, उसे कोई भी रूप ना देना, उस अशांति को कोई दिशा ना देना, कोई गति ना देना, कोई कारण ना देना, कुछ थोपना मत उसके ऊपर, न प्रार्थना करना कि मैं शांत हो जाऊं, न ध्यान करना इसलिए कि मुझे शांति मिल जाए, नहीं तो बस निश्चलता नहीं रहेगी। खड़े हो जाना बस उस अशांति के आंधी में। जैसे ही तुम खड़े हुए बिना मूवमेंट के, बिना गति के, तो वह शांति में कोई गति नहीं होगी, वो गिर जाएगी। जब अगर शांति में गति आती है तो फिर वो कंटिन्यूटी रहती है। गति तभी आती है जब तुम उससे भागो। तुमने देखा भी, मैंने बताया कि यहाँ अभी तूफान आया था, शांत हो गया है। पेड़ भागता नहीं है, पेड़ खड़ा हो जाता है, उस आने देता है हवाओं को, आंधी को, बरसात, ओले, बर्फ और भीषण अग्नि, गर्मी। इसलिए उसके अंदर स्थिरता रहती है। तुम अशांति से जैसे ही शांति की ओर जाने की सोचते हो, वहीं पर डुअलिटी है। वैसे ही तुमने एनर्जी के दो भाग कर दिए। तुमने पूछा है कि आप विपरीत परिस्थितियों में शांत कैसे रहते हैं। तुम्हें उत्तर मिल गया होगा। और भी गहरे जाकर हम इसे देखें कि क्या है विपरीत परिस्थितियां। अगर देखा जाए तो परिस्थितियां हैं, विपरीत और अविपरीत जैसी कोई चीजें ही नहीं हैं इस विश्व में। तुम समझो इसे, परिस्थितियां हैं फैक्ट के रूप में,
जैसे कि मैंने बताया कि मनुष्य अशांत है, ये एक फैक्ट है। मनुष्य हिंसा से भरा है, ये एक फैक्ट है। मनुष्य जेलसी, एनवी, एनवियसनेस, भय, अटैचमेंट, मोह, ये सब मनुष्य में है, ये एक फैक्ट है। ये परिस्थितियां हैं मनुष्य की। विपरीत का मतलब होता है कि जो तुम्हें पसंद ना आए। जैसे कि अगर तुम्हें प्लेजर मिल रहा है, सुख, तो वो तुम्हारे विपरीत नहीं है, इसलिए तो तुम सोचते हो ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अभी। लेकिन अगर सुख ना मिले तो तुम कंडीशन हो गए, तुम्हें लगता है कि ये मेरे विपरीत है। ये तुम्हारी आदत है एक्चुअली, ये तुम्हारी डीप डाउन कंडीशनिंग है, ढांचा है, स्ट्रक्चर है कि तुम इसे विपरीत बोलते हो। नहीं तो विपरीत जैसी कोई चीज़ नहीं है। चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं। अगर तुम इसे विपरीत का नाम मत ना दो, तो वो है फैक्ट से तुम्हारा संबंध, डायरेक्ट कनेक्शन है। और जैसे ही डायरेक्ट कनेक्शन होता है, वह फैक्ट समाप्त हो जाता है। तुम समझो इसे, बहुत ही यह बहुत ही गहरा है। क्या है विपरीत परिस्थितियां? अगर तुम्हारे अंदर विपरीत कंट्रडिक्शन खत्म हो गए देखने के कारण, तो वहाँ कोई विपरीत जैसी चीज़ नहीं है। तुम फिर फैक्ट्स को देखते हो, जैसा फैक्ट है वो तुम्हारे पक्ष में है या विपक्ष में है, फिर सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अंदर ऐसा कोई है ही नहीं तुम्हारे अंदर पक्ष और विपक्ष जो तुम्हारे विपरीत है या तुम्हारे साथ है। फिर तुम उस फैक्ट को देखते हो। जैसे कि कोई परिस्थिति आ गई अभी, तो उस परिस्थिति को देखना, खड़े हो जाना ही शांति है, शांति का एक्शन है। अंदर में जब अशांति का अंत हो गया, तो फिर शांति की जो महक है उसका एक्शन शुरू होता है। फिर कैसी भी परिस्थिति हो, विपरीत हो या ना विपरीत हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कैसी भी परिस्थिति आ जाए, परिस्थितियां बहुत ही क्षणभंगुर है, भौतिक है और ज़्यादा देर नहीं टिकती। वह ज़्यादा देर टिकती हैं परिस्थितियां, क्योंकि तुम उस परिस्थितियों को बांट देते हो दो भागों में। और जब भी कोई परिस्थिति के दो भाग हो जाते हैं, तो वो दोनों लड़ते हैं। दो होना ही लड़ना है। इसलिए किसी फैक्ट को बांटो मत। उस फैक्ट को बिना बांटे हुए देखना ही ध्यान का आरंभ है। और वहीं से ही लिबरेशन है, स्वतंत्रता है, प्रेम है। अभी तक तुम बांटते आए हो
फैक्ट्स को, जीवन को मृत्यु से, प्रेम को घृणा से, लोभ को जनरसिटी, जनरसनेस, ये सब गलत है। एक ही ऊर्जा है, चाहे वो कैसे भी हो, तुम उस ऊर्जा में खड़े हो जाओ बिना बांटे हुए तो मिरेकल ऑफ मिरेकल हो जाएगा। तुम्हारा परिवर्तन निश्चित है, तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन निश्चित है, होना ही है। जब तक तुम बांटते रहोगे परिस्थिति को, फैक्ट को, प्रतिकूलता में या अनुकूलता में, विपरीत परिस्थिति में या पॉजिटिव परिस्थिति में, जब तक तुम्हारे अंदर घर्षण, कॉन्फ्लिक्ट और कंट्राडिक्शन रहेगा और तुम वहाँ पिसते रहोगे। घर्षण ही पिसना है और ऊर्जा का व्यर्थ होना है। ऊर्जा का नष्ट होना ही घर्षण है। अपने अंदर विपरीतता कभी भी उसकी जड़ें ना आने देना ही अंतर्दृष्टि का समझ है, अंडरस्टैंडिंग है। अंतर्दृष्टि जब आती है वह फैक्ट को देखने से आती है। तुमने अभी तक सीखा नहीं है फैक्ट्स को कैसे देखा जाए। अगर तुम डिप्रेसिव हो तो तुम फिर उस फैक्ट को देखो, डिप्रेशन को, कितना भी कठिन क्यों ना हो, कितना भी दर्द से भरा क्यों ना हो, तुम भागो मत, क्योंकि भागना ही विपरीत एनर्जी को जन्म देना है, अपोजिट। और जब भी कभी अपोजिट फैक्टर का जन्म हो जाता है फिर वहाँ संघर्ष इनएविटेबल है, होगा ही। प्रेम के विपरीत कोई दूसरी ऊर्जा नहीं है, इसलिए प्रेम में घर्षण नहीं है। प्रेम अपने रूप में संपूर्ण है। प्रेम का अपोजिट घृणा नहीं है। घृणा की अपनी ही अलग लाइफ है। घृणा एक एनर्जी है। ऐसे ही जैसे कि अंधकार का एग्जिस्टेंस कभी प्रकाश को नहीं छू सकता और प्रकाश का एग्जिस्टेंस, प्रकाश कभी भी अंधकार को नहीं छू सकता, क्योंकि ये जब मिलते हैं तो एक का विलीन होना तय है, क्योंकि ये इन दोनों का कोई संबंध हो ही नहीं सकता। इसलिए घृणा और प्रेम का कोई संबंध नहीं है। ये अपोजिट एनर्जीज नहीं है, ये अलग अलग एनर्जी है। जब तक घृणा है तुम प्रेम को उपलब्ध नहीं हो पाओगे, और जब तुम प्रेम को उपलब्ध हो गए तो घृणा का अस्तित्व का अंत है। घृणा नहीं आ सकती, दोनों नहीं चल सकते एक साथ, असंभव है। इसलिए जब तुम अंदर से जागे हो, वहाँ शांति का प्रकाश है, वहाँ देखने का, सुनने का प्रकाश है। वहाँ कोई भी परिस्थिति उस प्रकाश के सामने खड़ी नहीं हो पाती, वह जलकर नष्ट हो जाएगी। परिस्थिति तो बहुत ही कमज़ोर है और विपरीत परिस्थितियां भी उतनी ही कमज़ोर हैं। शांति की आंच, प्रेम की आंच और फ्लेम, आग विराट है, उसके सामने
अशांति का अंधकार खड़ा नहीं हो सकता। तुमने पूछा है, आपसे प्रश्न पूछना अच्छा लगता है और सुनना और पूछना दोनों ही आनंदित हैं, क्योंकि दोनों ही प्रेम का अंग है, प्रेम की अभिव्यक्ति है। सुनना ही प्रेम की अभिव्यक्ति है और पूछना ही प्रेम का विस्तार है, प्रेम का एक्शन है। वाकई मैं निश्चल प्रेम का अनुभव करता हूँ, इसलिए तुम अनुभव करते हो, क्योंकि ये दोनों, सुनना और पूछना, तुम्हारी चेतना को स्वतंत्र कर देते हैं और खाली कर देते हैं और धो देते हैं, क्लीन कर देते हैं। क्लीन होना ही निश्चलता है। निश्चलता का मतलब होता है निर्दोष, इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब है जो कभी भी हर्ट ना हो पाए, कोई भी तुम्हें हर्ट ना कर पाए और ना ही तुम किसी को हर्ट कर पाओ, उसे कहते हैं निर्दोषता, निश्चलता। कोई भी फैक्टर जब तुम्हें हर्ट ना कर पाए, तुम किसी का हर्ट स्वीकार ही ना करो, वही है निश्चलता। क्योंकि जैसे ही हर्ट आया वहीं से शुरू हो जाता है फिर अंधकार का जीवन। इसलिए विपरीत परिस्थितियों में शांत होना यह एक स्थिरता है। कैसी भी परिस्थितियां हों, विपरीत या अनुकूल या प्रतिकूल, परिस्थितियां बहुत कमज़ोर हैं जो कि समाज से आई हैं, मनुष्य के विचारों का प्रोडक्ट है। इसलिए उनमें उतनी दम नहीं है। उनमें दम है जब तक कि तुम उन परिस्थितियों से भागो। जैसे ही तुम भागो परिस्थितियों से, वैसे ही परिस्थिति में बहुत दम हो जाती है, फिर वो तुम्हारा पीछा करेगी अनंत साल तक, अरोड़ों करोड़ों अरबों साल तक भी तुम छुटकारा नहीं पा पाओगे। और एक सेकंड में भी तुम उस परिस्थितियों को राख कर सकते हो जलाकर, अगर तुम खड़े हो गए बिना किसी चुनाव के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेजुडिसेस के और बिना किसी परिभाषा के, बिना किसी बंटवारे, दोनों दो शक्तियों में बांटने से बंटवारा किए हुए तुम खड़े हो गए, अगर जागे हुए देखो उसे, तो उन परिस्थितियों का अंत है। परिस्थितियों का विपरीत या अनुकूल का अंत ही शांति की शुरुआत है, शांति का एक्शन है। इसलिए मित्र दुर्लभ हो गया है इस पृथ्वी पर, खो गया है ये फूल और सुगंध नहीं है। चारों तरफ भीषण मारकाट और टेररिस्ट की एक्टिविटीज, मनुष्यों के स्ट्रेस, डिप्रेशन, बीमारियां, एक्सीडेंट्स सभी तल पर, और पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी और पर्यावरण का नष्ट हो जाना,
पृथ्वी रुग्णता से भर गई है। ये सब इसलिए है क्योंकि मित्रता का प्रकाश नहीं है, जो प्रेम का पहला फाउंडेशन है। इसलिए शिक्षा मैत्रेय के रूप में ही है। बहुत हायर लेवल की जो शिक्षा है वह मैत्रेय के रूप में ही है। नमस्ते।